सबको प्रणाम और सुप्रभात। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। दोस्तों, कल हम लोगों ने ये बात की थी कि आज हम कंजंक्शंस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और उसके बाद मॉड्यूल यानी ICAI की जो बुक है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की, उसमें जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ICAI ने, वो हम मिलके साथ में सॉल्व करेंगे बिकॉज दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस which ICAI have themselves given in the module. So it's our duty to go through those questions. ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम हमेशा प्रैक्टिस ही किया करेंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कंजंक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने कल आपसे कहा था कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, चलो दो तरह के कंजंक्शन पे कल हमने बात की थी। एक बार समझ लेते हैं इनका नाम का अर्थ क्या है। ये जो नाम का अर्थ है ना, ये सिर्फ अपन कर रहे हैं, गारंटी, मजा आएगा। चलो, क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें दो शब्द हैं, को और ऑड। ऑड का अर्थ होता है क्रम, इसी से बना ऑर्डर, है ना। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या है, मतलब पहले कौन उतरेगा बाद में कौन उतरेगा। इन नंबर्स को ऑर्डर में जमाएं तो 1 के बाद 5, 8, 9 ऐसे लिखा हुआ है। फिर 11 है, यहाँ पर 12 है, 18 है। इनको ऑर्डर में लगाएं तो कैसे लगाओगे? 1, 1 के बाद 5, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12। तो आपने क्या करा, ये इनको ऑर्डर में जमाया। ओ, तो ऑर्डर में जमाना मतलब क्रम में जमाना। तो क्रम यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक, इसको बोलते हैं ऑर्ड। रूट वर्ड है ऑर्ड। और ऑर्डिनेट या ऑर्डिनेटिंग यानी कि ऑर्डर में जमाना। और को का अर्थ होता है साथ में। इसका मतलब को का अर्थ होता है साथ में, ये तो प्रूव कर सकते हैं अपन। देखो, को ओनर, जो साथ में ओनर हो। को ऑपरेट, जो किसी भी काम को साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, तो को यानी साथ में। तो कोऑर्डिनेट यानी जिनका ऑर्डर साथ में हो, यानी कि एक बड़ा एक छोटा। ऐसा ना हो कि जो दोनों एक साथ ऑर्डर में आते हैं, किसी भी ऑर्डर में यानी कि क्रम में, ऊपर नीचे या आगे पीछे ना हो, कि जो साथ में हो। ऑर्डिनेट जिनका को हो वो होते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि जिनका वेट इक्वल हो, यानी इंपॉर्टेंस इक्वल हो, यानी कि दो एक जैसे क्लॉज, यानी कि दो मेन क्लॉज। इसलिए दो मेन क्लॉज को जोड़ने के कारण, चूंकि ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, दोनों के बीच में दो बराबर के लोगों में आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक, एक एक मैनेजर या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिलजुल के काम। सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता है, आदेश दे दे। ठीक, बहुत अच्छा। तो सीधा सीधा प्योर लॉजिक है लैंग्वेज का, वर्ड्स का। वेट इक्वल है, और वेट किनका इक्वल है? मेन क्लॉज का मेन क्लॉज के साथ। ठीक, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी सेंटेंस में मेन क्लॉज से जुड़ता है। ठीक, और चूंकि मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज भी है। देखो, डिपेंडेंट क्लॉज, चूंकि ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये मेन क्लॉज के नीचे है। तो ऑड यानी ऑर्डर में जो सब यानी नीचे हो, सब यानी नीचे होता है, आपको बता दिया था, सब सेक्शन, सब मरीन, है ना। तो जो सब यानी नीचे हो वो होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसलिए वो क्लॉज जो मेन क्लॉज को उससे नीचे वाले क्लॉज से, अब नीचे मतलब कोई ऐसा नहीं कि सैलरी कम ज़्यादा मिल रही है या पद बड़ा छोटा है। लैंग्वेज के लॉजिक्स बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। जो डिपेंडेंट होता है वो जनरली नीचे होता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करता है किस पे? मेन क्लॉज पे। बहुत अच्छा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड करने के कारण मेन क्लॉज से जोड़ने वाला जो
एड कंजंक्शन है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये लॉजिक मुझे आपको देना था। चलो ये लॉजिक भी दे दिया। अब देखो हाँ, मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं 7, मोस्टली 7 ही होते हैं। फैन बॉयज, कहीं एक्सेप्शनल केस में कोई और कंजंक्शन आपको कोऑर्डिनेटिंग का रूप धारण किए हुए दिख जाए, बात अलग है। फैन बॉयज, F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। ये 7 कंजंक्शन है चलिए, इसके अलावा बाकी जितने भी वो क्या हैं, वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैटेगराइज किया गया है, फटाफट से देख लो। वो जो टाइम डिनोट करते हैं, या वो जो प्लेस डिनोट करते हैं, या वो जो मैनर बताते हैं या मैनर शो करते हैं, या वो जो रीज़न शो करते हैं, या वो जो कंडीशन डालते हैं या कंडीशन शो करते हैं, कोई शर्त लगा दी कंडीशन, और वो जो कंसेशन या एक्सेप्शन शो करते हैं, एक्सेप्शन या कंसेशन। देखो बताता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 तरफ के टाइम वाले बताता हूँ। आफ्टर, अपने नोट्स में भी, आप नोट्स में भी ध्यान देना, कॉपी में भी लिखते जाओ। आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, while, until, once, as long as, एटसेट्रा। अब देखो सारे नहीं पढ़ा सकते, बहुत सारे होते हैं क्योंकि, पर बहुत सारे हमने ले लिए, बहुत सारे होते हैं, उनमें से हमने कुछ लिए, पर वो कुछ भी बहुत सारे हैं। प्लेस डिनोट करने वाले, वेयर या वेरेवर। चलो अगला, मैनर बताने वाले, मैनर बताने वाला है एज इफ, हाउ। फिर रीजन बताने वाले हैं बिकॉज, सिंस। सिंस कभी टाइम भी बताता है और कभी कभी रीजन भी बताता है। सिंस शब्द की दो मीनिंग है, क्योंकि सिंस यानी कब से कर रहे हैं, सिंस 1925, और सिंस आई एम योर इंग्लिश टीचर, इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू विथ फुल एंथुजियाज्म एंड टीच यू एवरीथिंग दैट आई हैव। तो यहाँ सिंस का अर्थ है चूंकि, तो ये रीजन बता रहा है, इसलिए सिंस दोनों जगह भी आ रहा है क्योंकि दो मीनिंग है। सो दैट, वाई। अब देखो WH वर्ड कंजंक्शन का काम करते हैं हाँ। फिर नाउ दैट, ठीक है। फिर कंडीशन बताने वाले, इसमें सब में एटसेट्रा लगा लो, ये वाला एटसेट्रा है, ये तो खैर दो ही है। एज ए फॉर हाउ, इसमें भी एटसेट्रा लगा लो, है तो और भी। कंडीशन वाले में इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, इफ ओनली। एक्सेप्शन बताने वाले ऑल्दो, दो, इवन दो, दो, रादर देन। ठीक, रादर देन। अभी मैंने सारे लिख दिए हैं। अब एक काम करता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसके लिए काम करते हैं। मैं ये जितने मैंने एटलीस्ट स्क्रीन पे लिखे हैं, इन पे सब पे एक एक सेंटेंस बना देता हूँ। इनको यूज करके दिखाता हूँ कि देखो कैसे ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ रहा है। करे शुरू, चल। टाइम वाला, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, वंस, एज लॉन्ग एज, ये वाले हम कर रहे हैं। चल, आफ्टर का लेते हैं सबसे पहले। आई वेंट देयर आफ्टर द प्रिंसिपल हैड गॉन। तो मैं वहां गया, मेन क्लॉज। कब गया, टाइम बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, कौन,
आफ्टर, आफ्टर शब्द कंजंक्शन है, जोड़ रहा है। कब गया? जब प्रिंसिपल जा चुके थे उसके बाद गया। तो मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मेन क्लॉज। आफ्टर द प्रिंसिपल हैड गॉन, द प्रिंसिपल हैड गॉन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इनको जोड़ रहा है आफ्टर। और आफ्टर जोड़ के क्या दिखा रहा है? टाइम शो कर रहा है कि मैं वहां कब गया? प्रिंसिपल के बाद गया। आफ्टर हटा दो तो गड़बड़ी हो जाएगी, सही अर्थ ही नहीं आएगा, इसलिए आफ्टर जरूरी है। जोड़ भी रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कुछ डिनोट भी कर रहा है कि कब गया? प्रिंसिपल के बाद गया। ठीक, और ये लॉजिक सब में लगा लेना कि ये जितने भी कंजंक्शन हैं ये जोड़ तो रहे हैं लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो इनका मीनिंग है वो वहां पे ये काम कर रहे हैं। बिफोर वाला बिफोर का काम करेगा, जैसे ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस बिफोर एनीबडी कुड डिस्टर्ब हिम। पेंटर है, उसने एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाई, तो ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, मेन क्लॉज, बिफोर एनीबडी कुड डिस्टर्ब हिम, कोई उनको डिस्टर्ब करे उसके पहले। तो कोई उनको डिस्टर्ब करे, एक और क्लॉज, he created a masterpiece, तो he created a masterpiece, main clause, anybody could disturb him, subordinate clause, और उनको जोड़ कौन रहा है? before। since he has been waiting here since Ravina left, तो Ravina left, main subordinate clause, he has been waiting here, main clause, और कब से? तो टाइम बता रहा है, जब से रवीना छोड़ के गई है तब से वो यहीं बैठा है, रो रहा है, आज रवीना यहाँ पर पार्क में मिली थी, ब्रेकअप करके चली गई है। सिंस टाइम बता रहा है, ठीक है। व्हेन, फटाफट फटाफट करते आप। ठीक, अब आपकी जिम्मेदारी है क्या आगे पीछे करके देख लेना। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस आपका छूट गया तो आगे पीछे कर लेना थोड़ा सा वो कर्सर को। आई एम श्योर कि आपके पास वो बटन नहीं है जो यूट्यूब में होता है 5-5 10-10 सेकंड आगे या पीछे करने का, लेकिन अगर कर्सर पकड़ के करोगे तो शायद हो जाएगा। चल, तो अगर सेंटेंस छूट जाए तो, और अगर आप मेरी स्पीड से लिख सकते हो तो लिख लेना, है ना। प्रैक्टिस के लिए लिखा रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, पर क्यों पढ़ा रहा हूँ? प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आएंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो फिर हम तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले वैसे भी। AIR 1 जिस तरीके से लाई है हमारी अकेडमी, और लगातार जिन तरीकों से AIR 1 आ रही है वही तरीका हम लोग ऑनलाइन में भी रखेंगे। आ रही बच्चों समझ में बात? बहुत अच्छा। When he called the police when he saw the thief, ऐसा कल हमने गून वाला भी बनाया था। तो ये when है, कब? तो टाइम बता दिया, कब? when, जब उसने thief को देखा। You carry on with your work while I am updating the register। टीचर करते थे ना कभी कभी फ्री पीरियड में, अरेंजमेंट पीरियड में, तो यू कैरी ऑन विथ योर वर्क वाइल आई एम अपडेटिंग द अटेंडेंस रजिस्टर। वाइल जब तक, टाइम बता रहा है। स्टे हियर अंटिल आई कम, अंटिल टाइम बता रहा है। वंस आई गेट थ्रू CA एग्जाम्स आई विल अर्न ह्यूज मनी, एक बार में कमा लूँ, कब? टाइम बता दिया, एक बार बस मैं कमा लूँ, वंस। ठीक, आई विल वेट हियर एज लॉन्ग एज यू आस्क मी टू, या आई विल वेट हियर एज लॉन्ग एज शी इज गिविंग द एग्जाम। तो मैं छोड़ने गया हूँ अपनी बहन को एग्जाम देने, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, जब तक एग्जाम दे रही है मैं यही वेट करूंगा, जैसे ही बाहर, जैसे ही आएगी तुरंत उसको लेके घर आ जाऊंगा, क्योंकि अगले दिन फिर उसका एक और पेपर है। कहाँ बस के धक्के खाएगी। चल, तो ये एज लॉन्ग एज भी टाइम बता रहा है। ठीक, तो आई विल वेट हियर, माई सिस्टर इज गिविंग एग्जाम या पेपर, ये दो क्लॉज है, इन दो को जोड़ कौन रहा है? एज लॉन्ग एज। और आई एम वेटिंग हियर मेन क्लॉज है, और माई सिस्टर इज गिविंग एग्जाम ये सबऑर्डिनेट, तो मेन को सबऑर्डिनेट से जोड़ता है। चलो, प्लेस वाले, दिस इज द प्लेस वेयर योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड। ठीक, ही क्रिएट्स मिसचीफ वेर एवर ही गोज, क्रिएट्स मिसचीफ, ही गोज। अगला है मैनर, मैनर में एज इफ, हाउ, ये कंजंक्शन है, इसके सेंटेंस बनाते हैं। he looked at me as if he will eat me, तो he will eat me, he looked at me, कैसे? तो मैनर जैसे कि मुझे खा ही जाएगा, as if। I will show you how this machine works, तो I will show you this machine works, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है how,
हाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मेन क्लॉज है आई विल शो यू, दिस मशीन वर्क्स, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। और हाउ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। रीजन बताने वाले कंजंक्शन हैं, बिकॉज, सिंस, सो दैट, वाई, नाउ दैट, ये भी पढ़ लेते हैं। आई एम लीविंग टुमारो फॉर मुंबई बिकॉज आई हैव अ मीटिंग देयर, ठीक है। आई एम लीविंग फॉर मुंबई, आई हैव अ मीटिंग देयर बिकॉज। सिंस you have passed CA एग्जाम्स, आई विल ब्रिंग यू अ बाइक। अब देखो, मुझे आपको ये बताना जरूरी था कि कंजंक्शन बीच में ही आते हो जरूरी नहीं है, कभी कभी शुरू में भी आ सकते हैं, ठीक। तो चूंकि तुमने एग्जाम पास कर ली है CS की या CA की, तो मैं तुम्हें बाइक लाकर दूंगा। तो सिंस यू हैव पास CS एग्जाम्स, आई विल ब्रिंग यू अ बाइक। तो यू हैव पास्ड CA एग्जाम्स, ये मेन क्लॉज है, आई विल गिव यू अ बाइक, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्लीज गिव मी अ क्रिकेट बैट so that I can score centuries. तो I can score centuries. Please give me a cricket bat. ये दो क्लॉज हैं, जिनमें पहला प्लीज गिव मी अ क्रिकेट बैट, ये मेन क्लॉज है, आई कैन स्कोर सेंचुरीज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जोड़ कौन रहा है, सो दैट आई विल शो यू व्हाई आई एम द बेस्ट। मतलब किसी ने पूछा कि हम कैसे मान ले कि तुम बेस्ट हो, तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने, कि मैं तुमको दिखाऊंगा कि क्यों मुझे लोग बेस्ट कहते हैं। नाउ दैट यू हैव कम, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो रीजन, अब जब तुम आ ही गए हो, ये कारण है, तो चलो एक कप कॉफी पी लेते हैं, ठीक। तो लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी नाउ दैट यू हैव कम। तो नाउ दैट यू हैव कम, यू हैव यू हैव कम, ये मेन क्लॉज है, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और कहाँ से शुरू हो रहा है, नाउ दैट से, ठीक। तो मैंने कहा था ना, कई बार क्लॉज, सॉरी, कंजंक्शंस पहले भी आते हैं सेंटेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं। कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन है इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इफ ओनली। लॉ में बहुत आता है ये प्रोवाइडेड दैट, है ना। अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड दैट द कंडीशंस इन द एक्ट आर फुलफिल्ड। कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स गुड फेथ में, और बिजनेस अफेक्ट हो रहा था उस पार्टनर के कारण, इसलिए उसको निकाल रहे हैं, ये कुछ रीजंस हैं ऐसे। खैर, तो ये अपना मुद्दा तो इंग्लिश है। अब इसमें क्या पढ़ा अपन ने, कि निकाल सकते हैं, फिर एक कंडीशन है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, आगे क्या, एक्ट में जो लिखा है वो फुलफिल हो। तो पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, ये मेन क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक्ट में लिखे हुए रूल्स जो फॉलो होने चाहिए, उसके लिए अपन ने क्या बोला था, द रूल्स गिवन इन द एक्ट आर फॉलोड, या द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर फॉलोड। तो ये द प्रोविजंस इन द एक्ट आर फॉलोड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ये मेन क्लॉज है। और प्रोवाइडेड दैट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक। इफ आई विल गिव यू ₹100 नोट इफ यू टेल मी द सीक्रेट, यू टेल मी द सीक्रेट, आई विल गिव यू ₹100 नोट, बीच में लगा दिया इफ, कंडीशन डाल। आई विल नॉट गो देयर अनलेस ही गिव्स मी एन इनविटेशन, ही गिव्स मी एन इनविटेशन, और आई विल नॉट गो देयर के बीच में अनलेस लगा दिया, तब तक नहीं, कंडीशन डाल दिए, कब तक नहीं, जब तक वो मुझे इनविटेशन नहीं देगा। ही विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड, या यू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो वो तुमसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि तुम पहला कदम नहीं बढ़ाते आगे। तो यहाँ पे अनलेस का हमने प्रयोग किया है। इफ ओनली का प्रयोग करते हैं, इफ ओनली का, ही विल कम टू दिस पार्टी इफ ओनली यू इनवाइट हिम, वो इस पार्टी में आएगा, कंडीशन क्या, बस तभी जब तुम इनवाइट करोगे, हमारे कहने से नहीं आएगा, है ना। तो इफ ओनली, ओनली इफ एक ही बात होती है, ओनली इफ यू कॉल हिम, या इफ ओनली यू कॉल हिम, ठीक। इफ ओनली इज अ वेरी नाइस हॉलीवुड मूवी for those who love love stories. I'm a big movie fan, so I watch a lot of movies. Almost all the genres are my favorite, out of which maybe crime thriller is one of the hot favorites.
But then I watch all good movies. The story, the screenplay should be crisp. It should be crispy. So any movie can be watched here. If only is a good movie if you have time. इंग्लिश में है, हिंदी में उसका डबिंग नहीं है और नीचे सबटाइटल्स भी नहीं है. तो यू हैव टू हैव दैट स्ट्रीक इन यू कि आप अगर मूवी लवर हो तो आपको ना सबटाइटल की जरूरत पड़ना चाहिए और ना डबिंग की. खैर, एक्सेप्शन या कंसेशन बताने वाले कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑल दो. अब ये क्या दिखाते हैं? एक्सेप्शन. जैसे कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता भिंडी की सब्जी, लेकिन कुछ नहीं हो तो खा लेता. ऐसा एक सेंटेंस सोच के बनाया आपके लिए. खैर, भिंडी तो सबको पसंद आती है, करेले का एग्जाम्पल लेना था, कोई बात नहीं. तो वैसे तो मैं करेले का ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा. बिटर गार्ड बोलते हैं ना करेले को, बिटर गार्ड. तो वैसे तो मैं करेले की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, फिर भी मैं खा लेता हूँ. तो आई डोंट रियली लाइक बिटर गार्ड, दो आई ईट इट समटाइम्स व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन, है ना. तो दो ने क्या एक्सेप्शन बता दिया कि वैसे तो नहीं करता पर कभी खा भी लेता हूँ. दो. जैसे ऑल्दो आई एम वेरी बिजी आई विल विजिट योर न्यू शोरूम. वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ, यानी कि ऐसे तो मैं नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे शोरूम की विजिट, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन या कंसेशन है तेरे लिए, जा तेरे लिए छूट है, फिर भी मैं वो काम कर दूंगा. तो ये ऑल दो ये क्या दिखा रहे हैं? कंसेशन या एक्सेप्शन. कंसेशन एक्सेप्शन यानी छूट, जनरल रूल से हटके जब आप कुछ करते हो. ही केम टू माई हाउस इवन दो ही वॉज वेरी सिक. तो मैंने अपने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी, घर का मुहूर्त था, तो वो बहुत सिक था, फिर भी वो मुझसे अच्छा व्यवहार होने के कारण मेरे घर जरूर आया. ठीक. अब एक एक्सेप्शन का एग्जांपल बड़ा मजेदार है, रादर देन का. आई वुड लव डाइंग रादर देन बाउइंग इन एनीबडीज फीट. मैं किसी के चरणों में झुकने की बजाय मरना पसंद करूंगा. तो रादर देन एक्सेप्शन, ये करने की बजाय, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के मैं ये करना पसंद करूंगा. तो रादर देन के दो फॉर्मेट है, आप देखना, बड़ा मजेदार है. एक रादर देन का फॉर्मेट है एक साथ, और एक रादर फिर बीच में कोई वर्ड और फिर देन. देखो दोनों का मैं बताता हूँ मीनिंग कैसे. ये दोनों का मीनिंग सेम ही है. ये करने की बजाय वो, ये इसका मीनिंग है. तो रादर देन का एक साथ प्रयोग कैसे किया? आई वुड लाइक टू डाई रादर देन बाउइंग इन एनीबडीज फीट. ठीक, रादर देन एक साथ. और आई वुड रादर डाई देन बेग. आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा. तो रादर फिर देन एकदम से नहीं आया, फिर बीच में डाई आया. आई वुड रादर डाई देन बेग. तो रादर रादर डाई देन बेग. तो ये रादर डैश 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 में कोई दूसरा वर्ड, फिर देन, और फिर सेंटेंस पूरा. ठीक. तो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम लोगों ने पढ़े. कंजंक्शंस की कंसेप्ट हमने पूरी की. कंजंक्शन पे वर्कशीट भी है, हम लोगों को सॉल्व करनी है वर्कशीट. मेरी वर्कशीट्स हैं. आई हैव 13 वर्कशीट्स फॉर यू फॉर ग्रामर, जो मैं आपके साथ मिलकर सॉल्व करूंगा. चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक पूरा होने के बाद अब हम एक काम करते हैं, ICAI का मॉड्यूल उठाते हैं, स्टडी मटेरियल. ICAI के प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं. क्वेश्चन है बच्चों, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. 4 तरह के सेंटेंस है, उसमें इनको क्लासिफाई करना है. पहला, वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट द लेक. अब एक मजेदार बात जो मुझे एक्सरसाइजेस से आपको बतानी हुई कि कई बार नई चीज आएगी जो अपने को पढ़ना रहेगी. अब यहाँ पे एंड का प्रयोग किया है, एंड कंजंक्शन है. तो आपने कहा था सर एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है, हाँ है. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो मेन क्लॉजेस को जोड़ता है, मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज को. हाँ, ऐसा मैंने कहा था. इसका मतलब यहाँ पर दो मेन क्लॉज जुड़ रहे हैं, और दो मेन क्लॉज जुड़ते हैं उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. तो ये पहला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? कंपाउंड होना चाहिए. गलत.
पूरी तरह से गलत, हटा दो इसको। ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों सर? आपने बोला था ना कि कंजंक्शन यूज किया है, पर मैंने कहा था कि कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी जोड़ता है और दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है। जब वो दो क्लॉजेस को जोड़े तो फिर इसका मतलब दोनों मेन क्लॉज है अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पर वही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर दो वर्ब्स को जोड़ रहा है तो फिर वहां दो क्लॉज ही नहीं है, वहां पर एक ही क्लॉज है। वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट द लेक। इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ब है, फिशिंग एंड कैंपिंग। फिशिंग एंड कैंपिंग नाम की एक वर्ब है और एंड लगाने से ये कंपाउंड वर्ब बनी है। एक वर्ब है, कौन सी वर्ब? कंपाउंड वर्ब। कितनी वर्ब से मिलके बनी? दो वर्ब से मिलके बनी। तो इसमें कंपाउंड वर्ब है ना कि कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के लिए दो मेन क्लॉज चाहिए। इसमें दो क्लॉज नहीं है, एक ही क्लॉज है। टोटल में एक ही क्लॉज है मेन क्लॉज, दूसरा क्लॉज ही नहीं है। तो ये जो एंड लगा है ये किसको जोड़ रहा है? ये दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहा है, दो वर्ब को जोड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ब। देयरफॉर दिस इज अ सिंपल सेंटेंस एंड नॉट कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। दिस समर our vacations should be both exciting and restful. Again, exciting and restful ये कंपाउंड वर्ब है ना कि कंपाउंड सेंटेंस, इसलिए सेंटेंस नंबर 2 भी सिंपल है। तीसरा, आफ्टर द टोर्नेडो हिट माई हाउस वॉज कंप्लीटेड डिस्ट्रॉयड। माई हाउस वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ आफ्टर है तो आफ्टर तो टाइम शो करता है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नहीं, आफ्टर द टोर्नेडो हिट माई हाउस वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है कारण के साथ। ठीक। सिंस वी हैड ओनली वन प्लेट वी हैड टू टेक टर्न्स टू ईट आवर डिनर। अब इसमें दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट, इसमें दो क्लॉज हैं, मतलब इसमें बराबर दो क्लॉज हैं। पर कंजंक्शन कौन सा है? सिंस। सिंस कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब दो क्लॉज है जिसमें से एक सबऑर्डिनेट है और बिना मेन क्लॉज के सेंटेंस नहीं होता है। तो ऐसे भी लॉजिक लगा लो तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जिसमें एक मेन क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा, पांचवा, लता एंड सुमन कुक्ड एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे। अब देखो, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है लता एंड सुमन, एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। लता एंड सुमन एंड कुक्ड एंड सर्व्ड कंपाउंड वर्ब है। ठीक। तो इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट ने मिलके दो कार्य एक साथ किए हैं, लेकिन दो अलग अलग क्लॉज नहीं है, इसलिए अगेन ई भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ये बहुत मजेदार है, कंफ्यूज करने वाला। क्या कह रहा हूं मैं? सेंटेंस नंबर 1 में भी यही हुआ था, सेंटेंस 2 में भी यही हुआ है, सेंटेंस 5 में भी यही हुआ है। ए, बी और ई में एंड होने के बावजूद भी इनको कंपाउंड नहीं माना। क्यों? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस मानेंगे अगर तो फिर दो मेन क्लॉज होनी चाहिए, पर इनमें दो मेन क्लॉज नहीं है। तो फिर एंड का प्रयोग काय के लिए किया? एंड का प्रयोग दो वर्ब को जोड़ने के लिए किया है या दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया है। लता एंड सुमन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया है। तो ये दोनों एक सब्जेक्ट बने मिलके, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक। कुक्ड एंड सर्व्ड ये कंपाउंड वर्ब बनी, लेकिन दो क्लॉज नहीं है इस पूरे सेंटेंस में। और जब एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, एक मेन क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज से जोड़ता है यही एंड, तब वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मुझे पता है जब आप घर पे ये एक्सरसाइजेस करते और फिर हमने जो पढ़ा है और इसमें जो आंसर्स हैं वो कंफ्यूज करते तो आपको बड़ी दिक्कत होती। इसलिए ये आज का पूरा सेशन मैंने मॉड्यूल का खुद से आपको कराने के लिए, क्योंकि मॉड्यूल में भी, अच्छा मॉड्यूल में पीछे कुछ आंसर्स गलत हैं। तो आईसीएआई की वेबसाइट पे कॉरिजेंडम है, कॉरिजेंडम मतलब करेक्शंस, लिस्ट ऑफ करेक्शंस। तो आप वो करेक्शन वाली लिस्ट के साथ क्रॉस चेक करना है अपना आंसर। ठीक। मैंने कहा है पहला सिंपल, दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल, चौथा कॉम्प्लेक्स, पांचवा सिंपल। छठा, I wanted to go to the market today, but the thunderstorm prevented me from doing so.
कंपाउंड, यहाँ पे फैन बॉयज का बी है और दोनों मेन क्लॉज है। फिर द बॉयज हैव कंप्लीटेड द जॉब एज प्रॉमिस्ड, सो वी शुड गिव देम क्रेडिट एंड पे देम अकॉर्डिंगली। तो देखो एंड पे देम अकॉर्डिंगली, एंड से एक और क्लॉज जुड़ रहा है, मतलब ये मेन क्लॉज है। द बॉयज हैव कंप्लीटेड द जॉब एज प्रॉमिस्ड, ये भी मेन क्लॉज है, इसमें दो मेन क्लॉज है। और सो लगा दिया, सो फैन बॉयज में आ रहा है, हाँ सो भी फैन बॉयज में आ रहा है। तो ये तो सभी तीनों ही मेन क्लॉज है, क्योंकि फैन बॉयज में आखिरी में एस सो, तो ये भी सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इक्वल वेटेज है। एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दोनों कोऑर्डिनेटिंग है, मतलब ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, और इनको जुड़ता हुआ है तीसरा भी मेन क्लॉज है। और जहां मेन क्लॉज ही मेन क्लॉज हो एक से ज्यादा, वो कंपाउंड है, मतलब जी वाला भी कंपाउंड है। परफेक्ट। एच, द अर्लियर मोबाइल फोन्स वर बल्कि, द लेटेस्ट मॉडल्स विच आर स्लीक हैव मेनी मोर फीचर्स। ओ, अब आप देखो इसके अंदर कोई कंजंक्शन ही नहीं है एच वाले में, कि है द अर्लियर मोबाइल फोन्स वर, बल्कि पुराने मोबाइल फोन बहुत भारी होते थे। द लेटेस्ट मॉडल, जो अभी के लेटेस्ट मॉडल है, जो स्लीक हैं, विच आर स्लीक हैव मोनी मेनी मोर फीचर्स। अब देखो ये विच नाम का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कभी कभी बिना कंजंक्शन के भी सिर्फ पंक्चुएशन मार्क से आप पता लगा लेते हो कि इसमें दो क्लॉजेज हैं या नहीं। तो ये बात भी बतानी थी और इसके लिए ज़रूरी था कि हम एक्सरसाइजेस करें। तो पंक्चुएशन मार्क अगर सेमी कॉलन यूज़ किया है ना, या कभी कभी कॉलन यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि दो क्लॉजेज है अलग अलग। तो द अर्लियर मोबाइल फोन्स फॉर बल्कि मेन क्लॉज, द लेटेस्ट मॉडल्स विच आर स्लीक, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, हैव मेनी मोर फीचर्स, फिर मेन क्लॉज। तो दो मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका मतलब ये एच वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा पंक्चुएशन का इतना महत्व है, एक टीचर ने बोर्ड पे लिखा अ वुमन विदाउट हर मैन, ये शायद आपने सुना होगा, बहुत अच्छा है, इज इनकम्प्लीट, अ वुमन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट, और ये फुल स्टॉप वगैरह कुछ भी नहीं। और उस टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चे लोग तुम इसको पंक्चुएट करो, इसमें कॉमा सेमी कॉलन कॉलन जो लगाना है लगाओ, फुल स्टॉप। तो एक लड़के को बुलाया, लड़के ने हाथ रेस किया, वो आया, उसने ऐसे लगाया अ वुमन विदाउट हर मैन कॉमा इज इनकम्प्लीट, फुल स्टॉप। तो अ वुमन विदाउट हर मैन, या सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं, इज इनकम्प्लीट। इसका अर्थ क्या निकला, एक एक औरत अपने पति के बिना अधूरी है, एक औरत अपने पति के बिना अधूरी है। ठीक। फिर एक लड़की को बुलाया, उसने कहा कि सर मैं भी करती हूँ इसको पंक्चुएट। सबने कहा हो तो गया पंक्चुएट, बराबर ग्रामेटिकली करेक्ट, बोले नहीं मैं करती हूँ इसको मेरे हिसाब से पंक्चुएट। फिर उसने क्या किया देखो, अ वुमन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस था। उसने क्या किया, अ वुमन, इसके बाद लगाया कॉलन, विदाउट हर, इसके बाद लगाया सेमी कॉलन, और फिर मैन इज इनकम्प्लीट के बाद लगाया फुल स्टॉप, यहाँ लगाया फुल स्टॉप। अब इसका क्या अर्थ हुआ, अ वुमन एक औरत, विदाउट हर जिसके बिना, मैन इज इनकम्प्लीट आदमी अधूरा है। एक औरत जिसके बिना आदमी अधूरा है, एक औरत अपने आदमी के बिना अधूरी है, और एक औरत जिसके बिना आदमी अधूरा है। कितना डिफरेंस है। और बचपन से सुनते आ रहे रोको कॉमा मत जाने दो, तो रोको के बाद कॉमा लगा दिया तो फिर इसका अर्थ होगा रोको मत जाने दो। और अगर वो कॉमा उठा के और मत के बाद लगा दो तो रोको मत कॉमा जाने दो, ये अर्थ का अनर्थ है। कितने मीनिंग चेंज हो जाते हैं। और शब्दों की हेरा फेरी का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण हुआ था, दैनिक भास्कर के साथ ऐसा हो चुका है।
पंक्चुएशन का एग्जाम्पल नहीं है ये, शब्द इधर उधर हो जाए तो। हुआ ये था कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद रखवाया था, पूरा भारत बंद का आह्वान था कुछ प्राइस राइज को लेके। तो दैनिक भास्कर को हेडिंग छापना थी कि आज भारत बंद रखा जाएगा। ठीक, तो वो जो आज भारत बंद रखा जाएगा ये बोला था, बंद रखा जाएगा, तो उन्होंने बंद और रखा के बीच में जो गैप है वो ना रखते हुए बंदर एक साथ कर दिया था और खा अलग कर दिया था। तो उसका मीनिंग ये हो गया, सेंटेंस ये बन गया, आज भारत बंदर खा जाएगा। तो भारत देश को बंदर खा जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली रबिश एंड एब्सर्ड, बट थिंग्स आर फनी। ठीक है, ये सब होता है। उसको हटा दिया था फिर उसकी पोस्ट से। न्यूज चैनल्स में बड़े बड़े कांड होते हैं। एक बार क्या हुआ, अब आपको पता है चाइनीज प्रेसिडेंट इज शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, तो चाइना में एक्स आई को शी बोलते हैं। देखो, या एक्स का प्रोनाउंसिएशन श के रूप में होता है, एक्स आई का श के रूप में। तो अब ये क्या है, ये शी है, शी जिनपिंग। जैसे शाओमी, एक्स आई ए ओ एम आई, अब ये जियाओ में नहीं है, दिस इज शाओमी। तो ये श का प्रोनाउंसिएशन जाता है एक्स का, तो इट्स शी जिनपिंग। पर अब चूंकि चाइनीज प्रेसिडेंट जब इंडिया आए पहली बार, शी जिनपिंग, मोदी जी के समय में, तो दूरदर्शन के एक न्यूज रीडर को पढ़ना नहीं आया। तो जब सामने टेलीप्रॉम्प्टर चलता है और वो देख के पढ़ता जाता है, अपने को लगता है इतनी फ्लुएंटली बोल रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर चलता है। तो टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के उसने कहा कि टुडे 11 जिनपिंग द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विजिटेड ताजमहल, या जहां भी गया था वो। तो वो 11 जिनपिंग बोल दिया, क्योंकि एक्स आई को अपन 11 पढ़ते हैं या 11th इस तरह से पढ़ते हैं। तो उसको लगा होगा कि भाई लुइस द फिफ्थ, जॉर्ज द 12th इस तरह से आते हैं इंडिया, तो ये कोई चाइना से 11th जिनपिंग आया होगा। बट दैट्स नॉट 11th जिनपिंग, दैट्स शी जिनपिंग। अब उस दूरदर्शन वाले को भी हटा दिया गया था। लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होना इज अ बिग ड्रॉबैक, इट्स अ मेजर ड्रॉबैक। एनीवेज गाइस, तो टैक्सेशन विदाउट representation was a common complaint 200 years ago। आय नाम का सेंटेंस देखना जरा, taxation without representation was a common complaint 200 years ago। टैक्सेशन जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, वो लोगों की एक कॉमन कंप्लेंट थी 200 साल पहले। तो अगो आया है यहाँ पे, कब, अगो, 200 साल पहले। ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अगो, यानी कि 200 ईयर्स अगो, ये क्या है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। कॉमन, इट वाज अ कॉमन कंप्लेंट, मेन क्लॉज, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मेन क्लॉज, दो मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मतलब ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। जे, snowboarding looks like fun but it requires a lot of practice which is boring and dangerous। boring and dangerous ये कंपाउंड वर्ब है, तो एंड का यहाँ पे महत्व नहीं है। पर विच सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट कोऑर्डिनेटिंग है, मतलब ये वाला और ये वाला मेन क्लॉज है, और विच के बाद वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मतलब अगेन दो मेन और एक सबॉर्डिनेट, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन सा वाला, जे वाला। बिफोर आई वॉज बॉर्न माई मदर वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट, कॉम्प्लेक्स। बिफोर यूज हुआ है, इतने में क्लियर हो गया। के, एल वाला, गो टू द स्टोर एंड गेट सम मिल्क, तो एंड लगा दिया, गो टू द स्टोर और गेट सम मिल्क, दो मेन क्लॉज। एज आई मस्ट हैव योर केक बेक्ड इन द टाइम फॉर द पार्टी, एज सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, मतलब दो मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, अगेन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एल वाला, डोंट टेल मी यू कांट फाइंड योर बैकपैक। क्या कह रहा है यार कि तेरे को तेरा बैकपैक नहीं मिल रहा है। डोंट टेल मी दैट यू कांट फाइंड योर बैकपैक, इसमें दैट तो लिखा ही नहीं पर दैट इम्प्लाइड है, ये मुझसे मत क्या है कि तुझे तेरा बैग नहीं मिल रहा है। तो दैट तो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, मतलब एक मेन क्लॉज है डोंट टेल मी, और यू कांट फाइंड योर बैकपैक ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें आपको कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, फिर भी कंजंक्शन है, दैट नहीं होते हुए भी है। व्हेन यू वर रेनोवेटिंग डिड यू हायर कॉन्ट्रैक्टर्स और डिड यू वर्क डू द वर्क योरसेल्फ। व्हेन यू वर रेनोवेटिंग, मेन क्लॉज,
सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिड यू हायर कॉन्ट्रैक्टर मेन क्लॉज, और डिड यू डू द वर्क योरसेल्फ। तो एक मेन क्लॉज और एक मेन क्लॉज, और व्हेन से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन यू वर रेनोवेटिंग। तो इसमें दो मेन क्लॉज हैं, डिड यू हायर कॉन्ट्रैक्टर और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, डिड यू डू द वर्क योरसेल्फ, इसका मतलब ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, a lot of them. और लास्ट, Mr. Jones has a lot of books, he is well informed about current events, compound, वेरी, दोनों मेन क्लॉज है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं बच्चे लोग झटपट, 10 और है, खत्म करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पहला, द फ्लैश फ्लड्स वाइप्ड आउट द टाउन बट लकीली देयर वर नो कैजुअलिटीज, कंपाउंड। सेकंड, he swam across the channel in 5 hours and set a new record with his achievement, compound। एंड है दोनों दोनों सेंटेंस में, अभी तक एक में बट एक में एंड है। इफ यू कैन नॉट डू दिस जॉब आई विल आस्क समवन एल्स टू डू इट फॉर मी, इफ से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स है। फैन बॉयज के अलावा जहां भी कुछ नजर आए सबऑर्डिनेट है, मतलब he said that he was so unwell that he could not even get up from his bed। ओ, सेंटेंस डी देखना जरा आप, he said that he was so unwell that he could not even get up from his bed, that लगाया है, कॉम्प्लेक्स है ये भी, फैन बॉयज में नहीं आ रहा है। अ मैन हु सर्व्स हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स पर्सनली इज मोर वर्चुअस देन अ मैन, कंपैरिजन देन, कॉम्प्लेक्स। द सोल्जर्स वर आस्क्ड टू कैरी आउट द ऑर्डर्स which their commanders had given them। लो भाई, क्या बात है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सारे हैं एक के बाद एक। which it is a stitch in time that saves nine, ये कहावत है, समय रहते कोई काम कर लो तो बच जाते हैं बड़े नुकसान से। तो इट इज अ स्टिच इन टाइम दैट सेव्स नाइन, अगेन जी वाला कॉम्प्लेक्स है। गजब, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स है इसमें, तो क्या बात है। एच वाला लेते हैं, नीदर इज द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस अपीलिंग नॉर इज द इंटीरियर ऑफ द हाउस डन वेल, नीदर नॉर, फैन बॉयज में था नीदर, इसका मतलब नीदर और नॉर दोनों एक ही मीनिंग में है। तो ना ही आर्किटेक्चर अपीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कैची है, और ना ही इंटीरियर अच्छे से किए, दोनों की इक्वल वेटेज, दोनों मेन क्लॉज है मतलब कंपाउंड है। फैन बॉयज में है नीदर, ही विल कम व्हेन इट सूट्स हिम, व्हेन, कॉम्प्लेक्स। लास्ट जे वाला, अनिल नॉट ओनली डिड हिज वर्क बट ऑल्सो हेल्प अदर्स कंप्लीट देयर्स, कंपाउंड, बट लगाया है, कंपाउंड। गाइस इस तरह से हमने ये एक्सरसाइजेस पूरी की। ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन हम एक बार इसको कर चुके हैं, आप एक बार और घर पे ट्राई करना, मेरे नोट्स में भी कुछ क्वेश्चन है इसको लेके, वो भी आप लोग अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। आज एक ईडियम हम लोग ले लेते हैं, चलो आज एक मेरी पसंद का ईडियम देता हूँ आपको, बढ़िया वाला, देखो, ईडियम ऑफ द डे। एक ही देता हूँ सिर्फ, कोई बहुत ही बढ़िया सा। हम्म, गाला डे, ये मुझे बहुत पसंद है, गाला डे, गाला डे, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है अ डे ऑफ रिजॉइसिंग, अ डे ऑफ रिजॉइसिंग, रिजॉइस यानी खुशी का, यानी कि खुशी का दिन। जैसे 26 जुलाई
was the gala day for me because my selection in Indian Army was confirmed on that date या on that day। तो 26 जुलाई मेरे जीवन का गाला दिन था। ये 26 जुलाई 2018 डेट डाल दो पूरी। मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। क्यों? क्योंकि उस दिन इंडियन आर्मी में मेरा सिलेक्शन कंफर्म हुआ था। एन आर्मीज लाइफ इज अ मैंस लाइफ, it is a life in truest sense, and it is a death to rejoice। and if you get martyred in while serving for the nation, while serving the nation, nothing could be better than it। तो इस तरह से हमने आज बढ़िया सा ईडियम लिया, गाला डे। ठीक, तो आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। कल से हम लोग टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।